बच्चों ये है हमारा लेक्चर 210 और हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी एसएस में हिस्ट्री में पेज 132। पेज 132 पे हम कर रहे थे हिस्ट्री का आपका चैप्टर 9 मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। सो लेक्चर 210 है ये हमारा पीर्स एंड टेम्पल्स, हमारा नया टॉपिक है इस चैप्टर में। सो ये इस चैप्टर के अंदर रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक एंड इसी के साथ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो ऑफ अवर हिस्ट्री। सो पीर्स एंड टेम्पल्स, पीर का वर्ड क्या होता है? एक्चुअली पीर जो है एक पर्शियन वर्ड है। इट इज अ पर्शियन वर्ड जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड, मतलब गुरु। ठीक है, सो स्पिरिचुअल गाइड जो भाई आपको भगवान के लिए थोड़ा सा आपको भगवान का रास्ता दिखाए, आपको भगवान की बातें बताए, सो दैट इज अ पीर। सो पर्शियन वर्ड है ये। So peers and temples. From the 16th century, people began to migrate in a large number from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal. अब क्या हुआ कि 16वीं सदी आई, जब 16th सेंचुरी आई तो जो लोग थे वो माइग्रेट करने लगे। माइग्रेट का मतलब वो लोग शिफ्ट होने लगे बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े नंबर में, ऐसे नहीं एक दो नहीं, बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे थे। कहाँ से? वो लोग वेस्टर्न बंगाल से शिफ्ट होके साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ जा रहे थे। और रीजन क्या था, क्यों ये शिफ्टिंग हो रही थी? तो रीजन यही था कि जो वेस्टर्न बंगाल की जो सॉइल थी वो लेस फर्टाइल थी, कम उपजाऊ थी, उसमें फसल अच्छी नहीं उगती थी और वो जाते थे, वो शिफ्ट हो रहे थे साउथ ईस्टर्न बंगाल में। जो साउथ ईस्टर्न बंगाल का जो इलाका था वो बहुत ही ज्यादा घना, जंगलों वाला और मार्शी एरिया था, मतलब फसलों के लिए अच्छा था। So as they move eastwards, they cleared forest and brought the land under rice cultivation. अब जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ गए तो वो क्या करते गए, फॉरेस्ट क्लियर करते गए और उन्होंने जो है सारा मतलब राइस उगाना चालू कर दिया। ठीक है, सो जैसे जैसे ईस्टवर्ड्स थे फॉरेस्ट क्लियर करते करते वो राइस उगाना उन्होंने चालू कर दिया। So gradually, जो local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribals, merged with the new communities of peasants. So क्या हुआ, जो local communities थी तो जो फिशर फॉक और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, ये सब लोकल। फिशर फॉक मतलब जो फिश पकड़ते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मतलब एग्रीकल्चर ही थे, जो एग्रीकल्चर का काम करते थे जगह जगह पे जाके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी शायद मैंने आपको बताया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है कि भाई एक जगह पहले एक जो है एक जगह हिस्सा साफ करते हैं जंगल का, फिर वो हिस्सा साफ करके उसको जला देते हैं, फिर खेती की जाती है। खेती करने के बाद, काटने के बाद फिर वो हिस्सा जला के दूसरी जगह खेती करने जाते हैं। सो ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इनको। मतलब जलाने का पर्पस ये होता है कि पता नहीं उनको सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रीगेन करने होते हैं। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफन ट्राइबल्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। सो ऑफन ट्राइबल्स मर्ज्ड विद न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। तो ये जो कबीले वाले लोग होते थे, ट्राइबल्स होते थे, ये जो आदिवासी लोग होते थे, ये क्या करते थे, ये जो नई ट्राइब्स नए पीजेंट्स होते थे, नई कम्युनिटीज होती थी, उनके साथ मर्ज हो जाते थे। ठीक है, मतलब 16th सेंचुरी से लोग क्या करते थे, माइग्रेट होना चालू हो गए। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। फ्रॉम द 16th सेंचुरी people began to migrate in large numbers from less fertile West Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal. So as they moved eastwards, they cleared forest and brought the land under rice cultivation. So जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ गए तो वैसे वैसे वो फॉरेस्ट क्लियर करते गए और उन्होंने जो है मतलब लैंड वहाँ राइस उगाना चालू कर दिया। So gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribals, merged with new communities of peasants. So ये धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग ईस्ट में आ गए, ठीक है, सो वहाँ फॉरेस्ट क्लियर करके पूरा राइस कल्टीवेट करने लगे। सो जो लोकल कम्युनिटीज थी फिशर फॉक की और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की, और जो ट्राइबल्स थे वो इनके साथ मर्ज हो गए। ठीक है, इन कम्युनिटीज के, पीजेंट्स की कम्युनिटीज के साथ मतलब एक हो गए। This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of eastern delta at Dhaka. So ये क्या, ये कब हो रहा था, ये चीज़ कब हो रही थी?
मतलब जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के लोग ईस्ट बंगाल की तरफ आ रहे थे और इनके साथ आके रहने लग गए। तो या उसी टाइम दिस कोइंसाइडेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका। उसी टाइम मुगल थे, मुगल लोग भी क्या कर रहे थे, बंगाल पे अपना कंट्रोल जमा रहे थे और उनका कैपिटल कहाँ था, ढाका में। Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. So यहाँ के जो ऑफिशियल्स होते थे वो उनको लैंड मिलता था और वहाँ पे ये लोग मॉस्क बनाते थे, जो मतलब मुस्लिम्स की होली प्लेस होती है, मॉस्क बनाते थे। और मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो थोड़ा मुस्लिम वाला जो मुस्लिम कल्चर था वो डेवलप हो रहा था इसके साथ। The early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlements. So जो शुरू में जो यहाँ सेटल होने आए थे, तो जो शुरू में लोग सेटल होने आए थे उन्हें धीरे धीरे अब सेटल हो रहा था। ये जो अनस्टेबल कंडीशंस थी तो वहाँ आके वो धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। कैसे सेटल हो रहे थे? सो पेज नंबर 133 पे। So these were provided by community leaders who also functioned as teachers and adjudicators and were sometimes ascribed with supernatural powers. People referred to them with affection and respect as peers. So इनको जो नए लोग सेटल होने आए थे, मतलब बंगाल में जो दूर दराज के इलाकों से सेटल होने आए थे, तो उनको किसने हेल्प की? उनको हेल्प की सेटल होने में कम्युनिटी लीडर्स ने। कम्युनिटी लीडर्स कौन? जो उनके जो जिस कम्युनिटी के वो लोग थे उनके लीडर्स को कम्युनिटी लीडर्स कहा गया है। हु ऑल्सो फंक्शन एज टीचर्स। तो ये जो लीडर्स थे जिन्होंने उनको सेटल होने में हेल्प की बंगाल में, वो टीचर्स भी हो जाते थे उनके लिए। एडजुडिकेटर्स, एडजुडिकेटर्स मतलब डिसीजन लेने वाले, एक जज टाइप हो जाते थे। एंड वर समटाइम्स एस्क्राइब्ड विथ सुपर नेचुरल पावर्स। और ऐसे भी कहा जाता है कि इन लीडर्स के पास ऐसे अलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जैसे कि किसी सुपर हीरो के पास। पीपल रिफर टू दैम विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीर्स। तो लोग इन लोगों से बहुत ज़्यादा इज्जत से बात करते थे अपने इन कम्युनिटी लीडर्स के साथ, और इनको पीर्स बोलते थे। तो पीर कौन है एक्चुअली? सो पीर स्पिरिचुअल गाइड है। तो ये जो पीर्स जो थे, पीर्स ने लोगों को मदद की सेटल होने में। दिस टर्म इंक्लूडेड सैंट्स और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज, डेयरिंग कॉलोनाइजर्स एंड डेफेड सोल्जर्स, वेरियस हिंदूज एंड बुद्धिस्ट डेइटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स। जो ये पीर वर्ड है, तो पीर में कौन कौन आ गया? पीर कौन कौन होता है? सो पीर होते हैं संत, सूफी, इनको पीर कहा जाता है। एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज, बाकी रिलीजियस पर्सनैलिटीज उन्हें पीर्स कहा जाता है। डेयरिंग कॉलोनाइजर्स। सो डेयरिंग कॉलोनाइजर्स कौन हुए? मतलब जो जाबाज, कॉलोनाइजर मतलब जो आके अपना, जो कहते हैं अपना दबदबा बनाते हैं दूसरों पे। एंड डिफीड सोल्जर्स, डिफीड सोल्जर्स मतलब ये जो टर्म है इसमें कौन कौन है? ये पीर कौन कौन हुए? पीर संत हुए, सूफीज हुए, बाकी रिलीजियस पर्सनैलिटी हुए, डेयरिंग कॉलोनाइजर्स। डेयरिंग कॉलोनाइजर्स का मतलब हुआ कि भाई जो लोग हिम्मत करते थे दूसरों पे आके कब्जा करने की। डिफाइड सोल्जर्स, डिफाइड सोल्जर्स मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, वैसे सोल्जर्स। वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डेइटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स। बहुत सारे हिंदू बुद्धिस्ट जो डेइटीज थे, जो कहते हैं ना संत टाइप, देवी देवता टाइप, एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट। एनिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, किसी निर्जीव चीज को आप उसकी आत्मा, भाई उसकी आत्मा को भी वो पीर मानते थे। ठीक है, जैसे कि प्लांट हुए, ठीक है। तो ये सारी प्लांट्स, एनिमल्स तो नहीं, प्लांट्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स, सो उन्हें भी उनकी स्पिरिट्स। एनिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? एनिमिस्टिक का मतलब आत्मा मानना। ठीक है। द कल्ट ऑफ पीर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड द श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल।
सो ये जो पीर का जो दौर चला, ये पीर का जो ऐसे जो पीर्स का, तो आपको जगह जगह बंगाल में पीर मिलेंगे और उनके श्राइन्स, वो लोग श्राइन्स बनाते थे। श्राइन्स मतलब पूजा स्थान। सो ये जो पीर का जो कल्ट था वो बहुत ही बंगाल में फेमस होने लगा। बंगाल also witnessed a temple building spree from the late 15th century which culminated in the 19th century. So बंगाल जो है, बंगाल में इन श्राइन्स के अलावा, मतलब इन तीर्थ स्थानों के अलावा जो ये पीर रहते थे उनके अलावा बंगाल में टेम्पल बिल्डिंग भी बहुत हुई, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए गए। स्प्री मतलब एक जैसे कि पीरियड ही चालू हो गया था, मतलब एक टाइम ऐसा चालू हो गया कि बंगाल में मंदिरों पे मंदिर बने जा रहे थे। फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी, ये कब चालू हुआ मंदिर बनना बंगाल में? 15th सेंचुरी से चालू हुआ, 15वीं सदी से चालू हुआ। विच कल्मिनेटेड इन द 19th सेंचुरी। कल्मिनेटेड मतलब ये सब खत्म हुआ। सो ये टेम्पल्स जो 15th सेंचुरी से बनने चालू हुए थे खत्म हुए 19th सेंचुरी में। We have seen that temples and other religious structures were often built by individuals or groups who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety. So आपको पता है कि जो टेम्पल्स हैं या उन जैसे बाकी जो चीज़ें हैं वो लोग इसलिए बनाते थे जो पावरफुल होते जाते थे, ताकि वो अपना पावर है वो सबको दिखा पाएँ और जो है वो अपना मतलब सब पे अपना हुक्म जमा पाए। मैनी ऑफ द मोडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप सच एस कोलू ऑयल प्रेसर्स एंड द कंसारी बेल मेटल वर्कर्स। बंगाल में आपको सिंपल मंदिर भी दिखेंगे, मॉडेस्ट ब्रिक मतलब बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले नहीं, एंड टेराकोटा टेम्पल्स ये मटीरियल है, ठीक है। मॉडेस्ट ब्रिक और टेराकोटा टेम्पल्स वो जो थे वो छोटे ग्रुप्स बनाते थे, जो छोटे सोशल ग्रुप्स थे, मतलब जो कम कास्ट के लोग थे वो बनाते थे। कौन से कास्ट? जैसे कि कोलू कास्ट। कोलू लोग कौन होते थे? ऑयल प्रेसर्स थे, मतलब ऑयल कुछ उनका ऑयल का काम होता था। एंड द कंसारीज, कंसारीज कौन थे? बेल मेटल वर्कर्स, जो बेल मेटल का काम करते थे, ठीक है। सो ये दो जातियां थी, उन्होंने भी टेम्पल्स बनवाए, किसके? ब्रिक के और टेराकोटा के टेम्पल्स। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज अवेल्ड ऑफ दीज। अब क्या हुआ? अब यूरोपियन ट्रेडिंग कंट्रीज उसी टाइम आ रही थी इंडिया में। आपको पता है इंडिया में कॉलोनियल रूल आया तो ये यूरोपियन कंपनीज आ रही थी, तो ये लोग उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रही थी, पैसे कमाने के नए नए तरीके। सो बहुत सारी फैमिलीज थी जो इन सोशल ग्रुप्स की थी, अवेल्ड ऑफ दिस, उन लोगों ने ये सारा फ़ायदा उठाया, मतलब उनको जो अपॉर्चुनिटी आई वो फ़ायदा उठाया। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन इम्प्रूव्ड, क्योंकि उन्होंने जो ये उनको नए नए जॉब्स ऑफर हुए, उन्होंने जॉब्स लेने चालू किए, तो जॉब्स लेने की वजह से जो उनकी सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन थी वो इम्प्रूव हुई। सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजीशन इम्प्रूव्ड। दे प्रोक्लेम्ड देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, तो इन लोगों ने भी टेम्पल्स बनाने चालू किए, मतलब जिसको अपना दिखाना था भाई हम लोग बहुत फेमस हैं, वो लोग अब टेम्पल्स ही बनवा देते थे, ऐसा समझो आप। सो दे प्रोक्लेम्ड देयर स्टेटस थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, तो जो लोग थोड़े अमीर होते थे अपने नाम के टेम्पल्स बनवा लेते थे, ताकि टेम्पल देख के लोगों को याद रहे कि उन्होंने अच्छा काम किया। So when local deities once worshipped in thatched huts in villages gained the recognition of the Brahmins, their images began to be housed in temples. So जो ये local deities होते थे, ये जो महाराज टाइप होते थे, जो ईस्ट लोग होते थे जिनको मानते थे लोग, सो जब लोकल डेटीज वंस वर्शिप्ड इन थैच हट्स इन विलेजेस, सो मतलब ये जो ब्राह्मण और ये सब होते थे वो उनको उनकी जो झोपड़ियाँ होती थी, जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ियाँ होती थी, सो वो वहाँ पूजा करते थे, फिर उनको ब्राह्मण बोल दिया जाता था। फिर उनकी जो
तस्वीरें हैं वो टेम्पल्स में जाके लगा दी जाती थी। The temples began to copy the double-roofed or four-roofed structure of thatched huts. So जो टेम्पल थे तब कैसे बनते थे, घास फूस के ही बनते थे, कोई 2 माले का, कोई 4 माले का, इस तरह से डबल रूफ्ड 4 रूफ्ड टेम्पल्स बनते थे। This led to the evolution of the typical Bengali style in temple architecture. So इससे क्या हुआ, जो बंगाली स्टाइल था टेम्पल्स में वो इवॉल्व हुआ। In the comparatively more complex four-roofed structure, 4 triangular roofs placed on the 4 walls move up to converge on a curved line or a point. So अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स 4-roofed स्ट्रक्चर की बात करो, 4 ट्रायंगुलर रूफ्स भी बनाई जाती थी, मतलब ऐसे नए नए तरीक़ों से जो है जो छत बनाई जाती थी। कभी 4 ट्रायंगुलर रूफ्स, 4 वॉल्स, ठीक है, कर्व्ड, इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से छतें बनाई जाती थी। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। द इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स। टेराकोटा वर्ड का मतलब क्या होता है, मिट्टी बोल सकते हो, ठीक है। टेम्पल्स जो थे कहाँ बनाए जाते थे, बिल्ट ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक स्क्वायर जगह पे बनाए जाते थे। और टेम्पल का जो अंदर का हिस्सा था वो प्लेन रखा जाता था और उसकी जो बाहरी दीवारें थी वो किससे डेकोरेट की जाती थी, सजाई जाती थी, पेंटिंग से, टाइल्स से, ठीक है। इस तरह से सजाई जाती थी। काफ़ी टेम्पल्स में पर्टिकुलरली इन विष्णुपुर इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, काफ़ी टेम्पल्स में जैसे कि वेस्ट बंगाल के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपुर में सच डेकोरेशंस रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। ये डिग्रीज तो ये जो डेकोरेशन थी वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, ठीक है, मतलब बाहर से मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता था। कहाँ, वेस्ट बंगाल के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुर में ये डेकोरेशंस बहुत ही एक हाई लेवल तक की जाती थी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ एक डेकोरेशन रखी गई है, ये देखो, यहाँ है कृष्ण विद गोपीज। ये कृष्ण गोपी की डेकोरेशन यहाँ टेम्पल के बाहर की गई है, कृष्ण और गोपियाँ हैं सारी। और टेराकोटा प्लेक फ्रॉम द श्याम राया टेम्पल विष्णुपुर। ये श्याम राय टेम्पल है विष्णुपुर में। वहाँ पे कृष्ण गोपियों के साथ है और जो ये भी टेराकोटा का है, एक तरह की मिट्टी से ये पूरा, मतलब तख्ती जैसा, प्लेक मतलब तख्ती पे नाम लिखा गया है, इसे तख्ती जैसा बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से मंदिरों के बाहर सजावट होती थी टेराकोटा की। ये सारा आपको दिखा रहे हैं कि बंगाल में किस तरह से मंदिरों का प्रचलन बढ़ा, कैसे बंगाल में चप्पे चप्पे पे मंदिर बने। पेज नंबर 135 पे, फिश एज फूड्स। जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स थे वो बेस्ड किस पे होते थे, जो आइटम अवेलेबल हो, तो लोग जो अवेलेबल होता था वो ज़्यादा खाते थे। क्योंकि बंगाल कैसी जगह है, बंगाल इज़ अ रिवराइन प्लेन। बंगाल मतलब एक प्लेन एरिया है जहाँ पे रिवर्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे राइस और फिश बहुत उगता है। बंगाल में फ़िश बहुत पाई जाती है और राइस बहुत उगता है। ये जो आइटम्स हैं इसलिए आपको बंगालियों के मेनू में दिखेंगे राइस और फिश। क्यों? क्योंकि बंगाल एक रिवराइन प्लेन है। बंगाली, भले कोई गरीब से गरीब बंगाली होगा, आपको उसके यहाँ राइस और फिश तो ज़रूर दिखेगी। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू फिश। फिशिंग जो है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है और जो बंगाली लिटरेचर है वो फिश को बहुत ज़्यादा, मतलब बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू फिश। वो
फिश के बारे में आप बहुत पोएम्स में, कहानियों में, किस्सों में देखोगे। सो व्हाट इज मोर, टेराकोटा प्लेक्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड विहार्स depict scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets। इससे भी ज़्यादा आप देखोगे टेराकोटा प्लेक्स देखोगे। टेराकोटा प्लेक्स मतलब दीवारों पे मिट्टी से तख्ती बनाई जाती है और उस पे नाम लिखे जाते हैं। और इवन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में आप देखोगे जो दीवारों पे फिशेस ऐसे दिखाए जाएंगे सीन्स की, जिसमें ऐसे दिखाया जाता है फिश को ड्रेस करा के, मतलब उसको ड्रेस पहना के उसको मार्केट में ले जाया जा रहा है बास्केट में, ऐसे ऐसे सीन। मतलब फिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है बंगालीज का। ब्राह्मण्स जो हैं, ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, बट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण थे उनको अलाउ नहीं था कि वो नॉन वेज फूड खाएं, पर फिश इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी बंगाल की लोकल डाइट में कि उनको, जो ब्राह्मण्स थे, उन्होंने ये जो प्रोहिबिशन था, ये जो रोक थी फिश पे, वो हटा दी थी। मतलब अब बंगाल के ब्राह्मण फिश भी खा सकते थे। मतलब पहले ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाते थे, कोई भी नॉनवेज नहीं खाते थे बंगाल के, पर फिश इतनी ज़्यादा पाई जाती थी बंगाल में कि अब उनको खाने दिया गया। सो ये वाली चीज़ बहुत ही, मतलब ऐसे ब्राह्मणों के लिए बोला जाता है नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं, पर फिश की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि बंगाल के ब्राह्मण वहाँ पे फिश खाते हैं। द बृहधर्म पुराण, a 13th century Sanskrit from Bengal, permitted local Brahmins to eat certain varieties of fish। सो वहाँ की एक बुक थी जो बंगाल में किताब लिखी गई थी, द बृहधर्म पुराण। सो बृहधर्म पुराण के हिसाब से वहाँ के लोकल ब्राह्मण्स को परमिशन दी गई थी कि वो कुछ प्रकार की फिशेस खा सकते हैं। ठीक है, सो मतलब बंगाल में फिशेस का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ। यहाँ आप देख सकते हो, ये किसी टेम्पल के बाहर की पिक्चर है। यहाँ दिखाया गया है फिश को, देखो तैयार किया जा रहा है, बास्केट में डाल के अब उसे बेचा जाएगा। सो ये है तस्वीर, ये मतलब कहाँ की कारीगरी है, ये है विशालक्षी टेम्पल आरामबाग। ये विशालक्षी टेम्पल आरामबाग में इस तरह से दिखाया गया था। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ फूड फॉर बंगाल। टेम्पल, कैसे टेम्पल्स, फूड के बारे में, ये सारा बंगाल के बारे में ये सारी थ्योरी थी। सो ये इतना बड़ा चैप्टर यहाँ एंड होता है, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ देखा। अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूँ तो आज आपने पीर्स और टेम्पल्स के बारे में देखा। ये पीर्स और टेम्पल्स पूरा बंगाल का ही डिस्क्रिप्शन था कि बंगाल में किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ। फिर आपने टेम्पल्स में भी यही देखा कि किस तरह से बंगाल में टेम्पल्स बने। फिर आपने बंगाल में ही फिश के बारे में देखा। सो इसमें आपने टेम्पल्स, पीर्स में तो पूरा बंगाल ही देखा। अभी ओवरऑल हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा। अच्छा, आज जो भी मैंने पॉइंट्स टिक कराई है वो सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखनी है। शॉर्ट में एक बार लास्ट में देख लेते हैं पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है, ताकि आप कभी भूलो नहीं। सो द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले आपने चालू किया था द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। सो चेरा क्या था? चेरा साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक किंगडम था और उसमें जो मलयालम लैंग्वेज थी, कैसे चेरास जो किंगडम वाले थे उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को कैसे बढ़ावा दिया। फिर इसके बाद हमने देखा रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट, जो जगन्नाथ सभ्यता थी वो कैसे आगे बढ़ी। सो यहाँ आप देखो बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की ये पेंटिंग है उड़ीसा की। सो ये हमने देखा कि जो जगन्नाथ का जो ट्रेंड है वो उड़ीसा पुरी में बहुत चला और गंगा डायनेस्टी के जो रूलर थे अनंत वर्मन, उन्होंने डिसाइड किया था जगन्नाथ मंदिर बनवाएं
अनंत वर्मन ने बनवाया था। उसके बाद किंग अनंग भीमा ने इस पूरे मंदिर को ही अपना राज्य सौंप दिया था। फिर जैसे जैसे टेम्पल फेमस होता गया जगन्नाथ का, जो उड़ीसा को जीतते थे मुगल, महाराष्ट्र, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इस टेम्पल पे अपना हक जमाना चाह रहे थे क्योंकि टेम्पल बहुत फेमस हो गया था। फिर हमने देखा कि किस तरह से राजपूतों के साथ हीरोइज्म को जोड़ा जाता है, एक कहते हैं ना बहादुरी को जोड़ा जाता है राजपूत के साथ, उनको कैसे हीरो माना जाता है। हीरो का मतलब एक आइडियल माना जाता है। राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था। ऐसे नहीं कि वहाँ सिर्फ राजपूत ही रहते थे, पर ज़्यादातर राजपूत रहते थे, इसलिए राजपूताना कहा जाता था पहले। राजपूत फेमस रहे हैं शुरू से राजस्थान के कल्चर में। 8th सेंचुरी से और आज तक राजस्थान जो है बहुत सारी राजपूत फैमिलीज द्वारा राज किया गया है। जैसे पृथ्वीराज थे, फिर पृथ्वीराज भी मार दिए गए, आपको पता है, और वो मतलब बहुत ही ब्रेव थे। फिर आपने बहुत सारी राजपूतों की स्टोरियां सुनी होंगी। राजपूत अपने धर्म के पक्के होते हैं, अपने वचनों के पक्के होते हैं, फ्रेंडशिप के पक्के होते हैं। फिर राजपूतों की औरतें होती हैं, उनको सती करा जाता था, वो अपने पति की चिता में सती हो जाती थी। फिर और कई बार ऐसे भी कहा जाता था कि उनकी औरतें कारण भी होती थी, मतलब उनकी जो वाइफ्स थी वो सुंदर होती थी, कभी मतलब जो दूसरे राज्य थे उनसे लड़ाई का कारण भी उनकी औरतें होती थी, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। फिर पेज नंबर 126 पे फिर कथक के बारे में, भाई कथक कैसे डेवलप हुआ, जो कथक डांस फॉर्म है। जो कथक है वो सबसे कुछ स्टोरी टेलर्स की कास्ट है, मतलब स्टोरी सुनाने वाले लोग हैं टेम्पल्स में जो होते हैं नॉर्थ इंडिया के, और फिर वो डांस के साथ स्टोरी सुनाते थे, कथक कहा जाता था। तो कथक में राधा कृष्ण की रासलीला ये सब दिखाते थे। जो मुगल एम्परर्स थे और जो उनके नोबल्स थे उनके सामने कथक परफॉर्म किया जाता था। और आज कथक के 2 घराने हैं, एक है राजस्थान और दूसरा है लखनऊ में। वाजिद अली शाह जब राजा थे तो कथक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। फिर जो कथक है और ज़्यादा फेमस हुआ पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, बिहार, MP में। फिर पेज नंबर 127। कथक में फिर अब बहुत फुटवर्क बहुत क्लियर हो गया, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे पहने जाने लगे और स्टोरीज बताई जाने लगी कथक के माध्यम से। कथक जो है ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था, और इसके अलावा और भी 6 क्लासिकल फॉर्म्स हैं डांस के जो फेमस हुए। कौन कौन से हैं? एक तो कथक है, दूसरे हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, कथकली केरला में, ओडिसी ओडिशा में, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी है मणिपुर में। ये सारे डांस फॉर्म्स भी फेमस हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये कथक डांसर्स हैं, कोट पेंटिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा मिनिएचर पेंटिंग्स का बहुत ट्रेंड चला। मिनिएचर पेंटिंग पहले मुगल एम्परर्स के कोर्ट्स में बहुत फेमस थी, मिनिएचर आर्टिस्ट होते थे। फिर मतलब इसके बाद ये और भी जगह फेमस हुई, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ में। फिर इवन हिमाचल प्रदेश में भी ये जो पेंटिंग्स है मिनिएचर पेंटिंग्स चली, और वहाँ इनका एक अलग ही फॉर्म फेमस है जिसको हम भसोली कहते हैं। भसोली क्या है? मतलब ये भी एक तरह की मिनिएचर पेंटिंग का टाइप है भसोली। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे फेमस पेंटिंग बनाई गई है वो भानु दत्ता की रसम मंजरी है, और
नादिर शाह इन्वेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ इन 1730। अब क्या हुआ, नादिर शाह ने दिल्ली जीत लिया, तो ये जो सारे मुगल आर्टिस्ट थे जो मिनिएचर पेंटिंग वाले थे, उनको चला यहाँ से छोड़ के चला जाना पड़ा। सो ये लोग सब कहाँ चले गए, प्लेन्स में चले गए, मतलब पहाड़ियाँ छोड़, सॉरी ये लोग दिल्ली छोड़ के आगे चले गए। सो वो पहाड़ियों में चले गए। सो पहाड़ियों में जाने के बाद उन्होंने वहाँ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग खोला, और कांगड़ा मतलब वहाँ पे वो अलग अलग तरह से पेंटिंग सिखाते थे, और इनकी पेंटिंग्स वैष्णवाइट ट्रेडिशंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। फिर इनकी पेंटिंग्स बहुत सॉफ्ट होती थी और एकदम मतलब ठंडे कलर्स, और ऐसे अच्छा लगे। और वो इवन उस टाइम में जो आम आदमी औरत थे वो भी पेंटिंग करते थे, पर उनकी चीज़ें रही नहीं, इनकी पेंटिंग्स आज तक रही हैं। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज, अब ये पूरा बंगाल पे है, क्लोजर लुक बंगाल, ये जो पूरा टॉपिक है पूरा बंगाल के ऊपर है। सो जो रीजनल लैंग्वेज है बंगाली कैसे हुई, सो बंगाली के ऊपर पूरा है कि किस तरह से पहले बंगाली कैसे बोली जाती थी, फिर संस्कृत कैसे मिक्स हुई, फिर अलग अलग लोग आए। सो बंगाल सूबा, ये आपने बंगाल सूबा के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर चाइनीज ट्रेवलर था जिसका नाम था जुआन जैंग, उसने कहा कि भाई ये लैंग्वेज तो संस्कृत जैसी ही है। फिर आपने देखा कि भाई जो बंगाली लिटरेचर था वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक संस्कृत जैसा है और दूसरा संस्कृत के बिना वाला है। सो संस्कृत जैसा है उसमें मंगल काव्य है और भक्ति और इन सब वाली पोएम्स वगैरह हैं, और जो दूसरा लिटरेचर है वो है नाथ लिटरेचर, और उसमें सॉन्ग्स हैं मायनावती के, गोपी चंद्र के, स्टोरीज हैं धर्म ठाकुर की। सो ये हमने देखा था धर्म ठाकुर, मैनामती, गोपी चंद्र कौन है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि मतलब ये था ऑल अबाउट लिटरेचर, वो बंगाली लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में। इसके बाद बंगाल में पीर और टेम्पल के बारे में। सो पीर भी बहुत फेमस हुए, टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा बने बंगाल में। सो टेम्पल्स कैसे कैसे बन जाते थे, मतलब ये पीर बनवाते थे, फिर कभी लोग बनवाते थे और अपने राजा बनवाते थे, तो इस तरह से टेम्पल्स बहुत, आपको चप्पे चप्पे पे टेम्पल्स बहुत मिलेंगे। सो डेकोरेशंस भी इन टेम्पल्स में बहुत ज़बरदस्त होती थी, ये टेम्पल्स की डेकोरेशन है। सो विष्णुपुर में, जो कि वेस्ट बंगाल के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसी डेकोरेशंस पाई जाती हैं। और यहाँ देखो फिश को एज अ फूड, इवन ब्राह्मणों को भी अलाउड था बंगाल में, फिश एज अ फूड खा सकते थे, क्योंकि फिश बहुत ज़्यादा पाई जाती थी बंगाल में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिरों के बाद ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई थी जहाँ पे फिशेस को ड्रेस किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, और उसको बास्केट में डाल के मार्केट में बेचने जा रहे हैं। और ब्राह्मणों को फिश खाने की हाँ कौन सी बुक में मिली, बृहधर्म पुराण में। बृहधर्म पुराण में लिखा हुआ है कि भाई लोकल ब्राह्मण फिश खा सकते हैं, ठीक है, मतलब बंगाल के ब्राह्मण। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था, बट आई थिंक हमने बहुत आराम से क्लियर किया है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। सो ये पेज 135, हम अब आते हैं पीछे हमारे पेज नंबर 136 पे एक्सरसाइज करने, ठीक है। सो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग करेंगे। क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग में अनंत वर्मन, सो अनंत वर्मन कौन थे? सो अनंत वर्मन को किससे मैच करेंगे? ओडिशा से, ठीक है। सो ये ओडिशा के पुरी में इन्होंने जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था। जगन्नाथ, सो जगन्नाथ कहाँ था? जगन्नाथ पुरी में आया, जगन्नाथ पुरी। फिर महोदयपुरम, सो महोदयपुरम कहाँ आया? केरला में। लीला तिलकम, लीला तिलकम कहाँ आया? लीला तिलकम भी आया केरला में।
फिर मंगल काव्य। मंगल काव्य कहाँ आया? मंगल काव्य आया बंगाल में। और मिनिएचर कहाँ आया? मिनिएचर आया कांगड़ा में। ठीक है। सो इस तरह से ये सब है। अनंत वर्मम उड़ीसा में, जगन्नाथ पुरी में आया, महोदयपुरम केरला में, लीला तिलकम आया केरला में, मंगल काव्य आया बंगाल में, मिनिएचर आया कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मनी प्रवलम? नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। सो मनी प्रवलम क्या है और बुक का नाम लिखो। सो मनी प्रवलम एक लैंग्वेज है। क्या है मनी प्रवलम? सो मनी प्रवलम इज अ लैंग्वेज। सो मनी प्रवलम इज अ लैंग्वेज। और बुक का नाम लिखो जिसमें नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में किताब लिखी गई है, वो बुक है लीला तिलकम। सो बुक का नाम है लीला तिलकम। क्वेश्चन 3, हु वर द मेजर पेट्रन्स ऑफ कथक? कथक के जो मेन पेट्रन्स थे, मतलब जो कथक के मेन चाहने वाले कौन थे? सो कथक के मेन चाहने वाले थे मुगल्स, द मुगल्स। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल? जो बंगाल के टेम्पल्स थे उनके फीचर्स बताओ। ये हमने आज ही क्वेश्चन कवर किया है कि बंगाल के टेम्पल्स कैसे होते थे, आर्किटेक्चरली इनके टेम्पल्स कैसे होते थे। सो what are the important architectural features of temples of Bengal? Important architectural features of temples of Bengal are: 1. Temples began to copy the double-roofed or four-roofed structure of the thatched huts. So temples कैसे बनने लगे थे? टेम्पल अभी जैसे घास फूस की झोपड़ियाँ बनती हैं, सो टेम्पल्स भी वैसे ही बनने लगे थे। उसमें डबल फ्लोर बोल रही हूँ, डबल रूफ, 2 छतें, 4 छतें, इस तरह से बनने लगे, 4 माले। सेकेंड, इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर, 4 ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स मूव अप टू कन्वर्ज ऑन अ कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। सो बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर होते थे, कॉम्प्लेक्स 4 छतों वाले स्ट्रक्चर होते थे, सो उनमें 4 ट्रायंगुलर रूफ प्लेस की जाती थी, मतलब 4 ट्रायंगुलर छतें बनाई जाती थी 4 दीवारों पे, और वो चारों एक जगह आके मिलती थी। कन्वर्ज मतलब मिलना, सो एक पॉइंट पे आके ये छतें मिलती थी। थर्ड, टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। सो ये जो टेम्पल्स थे वो कहाँ बनाए जाते थे? सो टेम्पल्स स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे। फोर्थ, द इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल्स ऑफ मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स। सो जो अंदर का सारा था टेम्पल्स का वो प्लेन था, पर जो आउटर वॉल्स थी, टेम्पल्स की जो बाहरी दीवारें थी, वो पेंटिंग से डेकोरेट की जाती थी, और बाहर ऑर्नामेंटल टाइल्स, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट, बहुत फुल सजी धजी टाइल्स, और टेराकोटा टैबलेट्स। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? एक तरह की मिट्टी। टैबलेट्स का मतलब, सो टैबलेट्स का मतलब होता है तख्तियाँ। सो टेराकोटा एक तरह की मिट्टी होती थी, उस मिट्टी से तख्तियाँ या ऐसे जैसे नहीं नेम प्लेट होती है कि किसने बनवाया और किस बारे में है, वो सब लिखा होता था। सो इस तरह से टेराकोटा टैबलेट्स होती थी। सो बंगाल के टेम्पल्स की खासियत, पहली खासियत वो डबल रूफ्ड 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर होते थे, घास फूस की झोपड़ियाँ होती थी, और जो कॉम्प्लेक्स 4 रूफ स्ट्रक्चर होते थे, जो 4 ट्रायंगुलर छतें होती थी, वो मिलती थी एक पॉइंट पे। टेम्पल्स जो हैं स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे ही बनाए जाते थे।
अंदर बिल्कुल प्लेन रखा जाता था और बाहर सारी सजावट होती थी। टेम्पल के बाहर पेंटिंग्स होती थी, टाइल्स होती थी सजावट वाली, और टेराकोटा टैबलेट्स भी होती थी। ठीक है, सो इसी के साथ आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। आई एम जस्ट राइट द पॉइंट्स वेरी प्रॉपरली जो मैंने आज डिस्कस की पीड्स वाली, और आपको आज पूरा चैप्टर रीड करना है अच्छे से। एंड मैंने जितनी भी एक्सरसाइज डिस्कस की आपको सारी लिखनी है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप टेक्स्ट बुक में ही लिखना, और बाकी जो ये बड़े क्वेश्चंस हैं वो आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी करेंगे, एंड वी विल सी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो। थैंक यू।